ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 801 एल्ड्रिच ऊर्जा स्रोत भाग 2। अरे, अब मेरे पास उंगली उठाने की भी शक्ति नहीं है, लेकिन ये जगह, इवान ने थकी हुई आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह दरार बंद होने के बाद जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद उसने चारों ओर देखा और देखा कि दरार से निकली एल्ड्रिच ऊर्जा 500 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैल गई थी। वह पहले से ही प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी और वर्ल्ड एसेंस दोनों से बाहर था, इसलिए उसके लिए एल्ड्रिच एनर्जी द्वारा दूषित जगह पर लंबे समय तक रहना असंभव था। इसके अलावा इस पूरे समय के दौरान उसका शरीर एल्ड्रिच प्राणी द्वारा छोड़े गए दबाव का सामना कर रहा था। पहले उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह दरार को बंद करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब दरार पूरी तरह से बंद हो गई थी तो वह आखिरकार इतने बड़े दबाव का सामना करने के बाद के प्रभावों को महसूस कर रहा था। उसके शरीर की हर एक मांसपेशी दर्द से चीख रही थी और उसका रक्त प्रवाह पूरी तरह से अस्थिर था। मुझे इस गड़बड़ एल्ड्रिच ऊर्जा से पहले ही चले जाना चाहिए, जो मेरे शरीर को और भी अधिक नुकसान पहुंचाए, इवान ने धीमी आवाज में कहा और उस प्राणी के गहरे लाल रंग के टेंटेकल को देखा जिसे उसने काटा था। टेंटेकल लगभग 20 मीटर लंबा था और भले ही यह एल्ड्रिच प्राणी का एक छोटा सा शरीर का अंग था, फिर भी यह एक ठंडी आभा छोड़ रहा था। ये टेंटेकल एक ऐसे प्राणी से आया है जो संभवतः रैंक 5 का अस्तित्व है, इसलिए ये काफी मूल्यवान होना चाहिए, इवान ने कहा और टेंटेकल को अपने छाया भंडारण के अंदर रख दिया। टेंटेकल को हटाने के बाद उसने राक्षसों के शरीर को उनके भंडारण के छल्ले सहित संग्रहित कर दिया और उस स्थान को देखा जहां दरार थी। अरे बेवकूफ, उस कमीने ने मध्यम स्तर के रैंक 2 दानव को निगल लिया, जिसके स्टोरेज रिंग में शायद बहुत सी चीजें थीं। इवान ने अपने चेहरे पर नाराजगी भरी नजर से कसम खाए और हवा और बिजली की भीड़ की पीठ पर बैठ गया। एक बार जब इवान बैठ गया तो हवा और बिजली भीड़ के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी और वह भाग गई। तारानकन तारानकन तारानकन। 5 घंटे बाद इवान ने एक पहाड़ की चोटी पर अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। मेरे शरीर से उस एल्ड्रिच ऊर्जा को निकालना मेरी अपेक्षा से ज्यादा कठिन था, उसने धीमी आवाज में कहा और अपने छाया मरे हुओं को देखा जो उसके आसपास की रखवाली कर रहे थे। सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद उसने अपनी स्थिति विंडो खोली और उन सूचनाओं को देखा जो उसे तब मिली थी जब गोबू ने आयामी दरार खोली थी। आपके शैडो अनडेड गोबू ने अद्वितीय कौशल एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट को सक्रिय किया है। एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट पाथ टू ओरिजिन के प्रभाव के कारण प्रभावित हो रहा है। पाथ टू ओरिजिन। इवान ने जब ये शब्द देखे तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत ही अपनी सारी जानकारी को व्यवस्थित कर लिया। जब उसने गोबू को शैडो अनडेड में बदला तो उसे जो जानकारी मिली उसके कारण उसे पता चला कि टूम ऑफ द एंशिएंट के अंदर एल्ड्रिच गॉब्लिन है। एल्ड्रिच गॉब्लिन एल्ड्रिच एनर्जी के प्रभाव के कारण अस्तित्व में आए, जिसका मतलब है कि टूम ऑफ द एंशिएंट के अंदर एल्ड्रिच एनर्जी का स्रोत जरूर है। गोबू का कौशल एल्ड्रिच हॉरर डायमेंशनल रिफ्ट उसे एक रिफ्ट खोलने की अनुमति देता है जो एल्ड्रिच जीवों से भरे एक विमान से जुड़ता है, और चूंकि गोबू ने जो रिफ्ट खोला था वह पाथ टू ओरिजिन के कारण प्रभावित था। क्या ये हो सकता है कि यह मूल मार्ग किसी तरह एल्ड्रिच ऊर्जा के स्रोत से संबंधित है जो प्राचीन के मकबरे के अंदर मौजूद है? इवान ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए खुद से पूछा और इसे प्रशंसनीय पाया। आखिर यह मूल मार्ग क्या है और यह विश्वकोर से कैसे जुड़ा है जिसका अस्तित्व मैंने ड्रेड्स की बंद दुनिया में महसूस किया? इवान ने अपने माथे को रगड़ा और इन सभी चीजों के बारे में सोचते ही उसे गहरा सिरदर्द महसूस हुआ। इन चीजों के बारे में सोचते ही अपने सिरदर्द को बढ़ता हुआ महसूस करते हुए उसने अपना सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। इसे भूल जाओ, इन चीजों पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय मुझे अभी भी मकबरे के अंदर रहते हुए अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इवान ने बुदबुदाया और अपने छाया भंडारण से सोल लोट्स निकाला। चांदी के रंग का कमल हल्की रोशनी से चमक रहा था और अब जब वह पहले से ही टूटा हुआ था तो इवान द्वारा उसे बाहर निकालने पर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वातावरण में नहीं छोड़ा। इसे परिष्कृत करने के बाद मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रैंक 2 के शुरुआती स्तर तक ले जाने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने उत्साहित स्वर में कहा, ये सोचते हुए कि सोल लोड्स को परिष्कृत करने के बाद उसका डर कौशल कितना बढ़ जाएगा। आत्मा कमल केवल एक हथेली के आकार का फूल था, इसलिए इवान ने इसे एक ही बार में खा लिया। जिस क्षण उसने कमल को चबाया और निगल लिया, उसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा फट गई जो उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। यदि यह कोई सामान्य मध्य स्तरीय रैंक 1 कोर इवॉल्वर होता तो आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा के कारण उसका शरीर फट सकता था, लेकिन इवान आध्यात्मिक ऊर्जा के ज्वार के सामने बस झिझका और उसे अपनी आत्मा की ओर निर्देशित किया। जैसे ही उसकी आत्मा एक ब्लैक होल की तरह ऊर्जा को अवशोषित करने लगी, उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धुंधली सफेद परत दिखाई दी। इवान के चारों ओर आध्यात्मिक दबाव तेजी से बढ़ने लगा।
समय आगे बढ़ता रहा और 6 घंटे के बाद इवान की आध्यात्मिक शक्ति शुरुआती स्तर रैंक 2 की सीमा तक पहुंच गई। एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति रैंक 2 की सीमा तक पहुंच गई तो उसे लगा जैसे कोई दीवार उसका रास्ता रोक रही है। लेकिन आत्मा कमल की आध्यात्मिक ऊर्जा के उछाल के तहत दीवार कांच की तरह टूट गई और इवान की आध्यात्मिक शक्ति आसानी से रैंक 2 के शुरुआती स्तर तक पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि रैंक 2 पर पहुंचने के बाद भी आत्मा कमल की शक्ति गायब नहीं हुई और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी बढ़ती रही। आत्मा कमल की शेष शक्ति को अवशोषित करने में इवान को 2 घंटे और लगे। एक बार जब उसने कमल की शेष शक्ति को अवशोषित कर लिया तो इवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली क्योंकि वे आध्यात्मिक ऊर्जा की सफ़ेद रोशनी से चमक रही थीं। अब अगर मैं डर कौशल का उपयोग करता हूं तो मैं शैडो पोजीशन कौशल का उपयोग किए बिना भी शुरुआती स्तर के रैंक 2 कोर रिवॉल्वर को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। अध्याय 802 सार वसंत भाग 1। मुझे उस बच्चे को शिक्षित करने की आवश्यकता है, इवान ने अपने सामने राक्षसों के शवों को देखते हुए कहा। मूल रूप से मोलोच के अलावा उसके छाया मरे हुए लोगों ने सभी राक्षसों को मार डाला था, लेकिन लड़ाई के दौरान हवा और बिजली की भीड़ों में से एक ने थोड़ा आगे बढ़कर राक्षसों में से एक के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे पीछे कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि उस राक्षस का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इवान उसे शैडो मरे हुए में नहीं बदल सका। यही वजह है कि वह थोड़ा नाखुश था। उसने राक्षसों के 3 बचे हुए शरीरों को देखा और एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने गोलियत को एक शैडो मरे हुए में बदल दिया, जिससे उसे एक और शुरुआती स्तर रैंक 2 शैडो मरे हुए मिले। 2 चोटी के लिए रैंक 1 दानव। उसने आत्मा अवशोषण का उपयोग करके आत्मा बीकन बनाने के लिए उनकी आत्माओं को अवशोषित कर लिया। गोलियत को एक छाया मरे हुए में बदलने और राक्षसों की आत्माओं को अवशोषित करने के बाद इवान ने उनके भंडारण के छल्ले के अंदर देखा। हवा और बिजली की भीड़ ने केवल शीर्ष रैंक 1 दानव के शरीर को नष्ट कर दिया, बिना उसके भंडारण के छल्ले को नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसके पास 4 भंडारण छल्ले थे। भंडारण के छल्ले के अंदर देखने पर इवान ने पहली चीज जो देखी वह सार पत्थर थे। 4 छल्लों में उसे मिले सार पत्थरों की कुल संख्या 5 मिलियन से अधिक थी, जो किसी भी तरह से छोटी राशि नहीं थी। सच में यार, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो लोगों को लूटना सबसे अच्छा तरीका है, इवान ने अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा और सभी सार पत्थरों को अपने छाया भंडारण के अंदर फेंक दिया। सार पत्थरों के अलावा उसे कई अलग अलग प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और जड़ी बूटियां भी मिलीं। हालांकि उसे सामग्रियों की बहुत परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने जड़ी बूटियां देखी तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि वह उन्हें अमारा को दे सकता था ताकि वह उनका सही उपयोग कर सके। इवान को एक मध्यम स्तर का रैंक 1 भाला और एक निम्न स्तर की शुरुआती स्तर की तलवार भी मिली। उसने भाला एलिसिया को दे दिया और तलवार को अपने पास रखने का फैसला किया क्योंकि उसे पर्वत श्रृंखला में मिली छोटी तलवार पहले ही नष्ट हो चुकी थी। ये अचानक इवान ने शीर्ष रैंक 1 राक्षसों में से एक के भंडारण रिंग के अंदर कुछ देखा और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसने अपनी धातु शक्ति का उपयोग किया और भंडारण रिंग से एक रूबी लाल रंग का पत्थर निकाला। सोल ब्लड क्रिस्टल, इवान ने चौंक कर कहा और गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में सोल ब्लड क्रिस्टल को देखा और जल्द ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अब मेरे पास आखिरकार वो सारी सामग्री है जिसकी मुझे कार्नेज को रैंक 1 आर्टिफैक्ट में विकसित करने के लिए ज़रूरत थी। इवान तुरंत कार्नेज को विकसित करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और पहले स्टोरेज रिंग के अंदर दूसरी चीज़ों को देखा। सोल ब्लड क्रिस्टल के बाद उसे स्टोरेज रिंग में कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। जैसे ही वह रिंग को हटाने वाला था, उसने रिंग में कुछ देखा और 4 अजीब दिखने वाले छोटे काले चश्मे निकाले। काले चश्मे आयताकार आकार के थे और दिखने में स्मार्टफोन। इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ कहा क्योंकि उसने अपने हाथ में 4 काले चश्मे देखे। रैंक 1 डेमंस के स्टोरेज रिंग से निकाले गए 3 काले चश्मे सामान्य दिख रहे थे, लेकिन रैंक 2 डेमंस की रिंग से निकाला गया काला ग्लास लाल रोशनी से चमक रहा था, मानो ये संकेत दे रहा हो कि उसने ऐसा किया है, नया संदेश या सूचना। अभी भी अजीब महसूस करते हुए इवान ने काले कांच का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह विफल रहा क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह क्या है। अरे, यह क्या है? चूंकि वह ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि काला कांच क्या है, इसलिए उसने बस इसके मालिक से पूछने का फैसला किया। इवान की बात सुनकर गोलियत ने उसे समझाया कि काला कांच वास्तव में एक जीपीएस जैसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी खतरे या किसी अन्य चीज का सामना करने पर अन्य राक्षसों से बात करने या अपना स्थान भेजने के लिए किया जा सकता है। तो मुझे इसका उपयोग करने के लिए बस इसके अंदर अपना विश्वसार डालना होगा, इवान ने पूछा जब गोलियत ने उसे यह समझाया। हाँ, गोलियत ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और इवान ने अपना विश्वसार गोलियत के उपकरण के अंदर डाला जो लाल रोशनी से चमक रहा था। जिस क्षण इवान ने अपना विश्वसार उपकरण के अंदर डाला, वह एक स्क्रीन की तरह चमक उठा और एक चिन्हित स्थान के साथ एक संदेश दिखाया। कुछ लोगों को पहाड़ों की दक्षिण पूर्वी श्रेणी में एक सार झरना मिला, लेकिन यह एक शक्तिशाली अवरोध से घिरा हुआ है।
बहुत से लोग अवरोध को नष्ट करने और सार झरने का उपयोग करने के लिए वहां एकत्रित हो रहे हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो जल्दी से यहां आएं। इवान ने संदेश पढ़ा और देखा कि गोलियत को ये लगभग 1 घंटे पहले प्राप्त हुआ था। उसने चिन्हित स्थान को देखा और महसूस किया कि उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा, भले ही वह हवा और बिजली की भीड़ का उपयोग करके वहां गया हो। एक सार झरना हो, इवान ने धीमी आवाज में कहा और एक पल सोचने के बाद इसे देखने का फैसला किया। लेकिन चिन्हित स्थान की ओर जाने से पहले उसने अपने छाया भंडारण से कार्नेज को निकाल लिया। कार्नेज के लिए विकास आवश्यकताएं। निम्न स्तर रैंक 1 विकास के लिए: 1 किलो ड्रैकोरियम, 200 ग्राम एल्ड्राइट, 2 सोल ब्लड क्रिस्टल। वेबनोवेल पर लेखकों का सीधे समर्थन करें। 3 शुरुआती स्तर रैंक 1 मॉन्स्टर कोर। इवान ने विकास के लिए आवश्यक सामग्रियों को देखा और उन्हें निकाल लिया। सोल ब्लड क्रिस्टल के अलावा उसने स्टार सिटी से पहले ही सब कुछ खरीद लिया था, इसलिए उसके पास शैडो स्टोरेज के अंदर बाकी सभी सामग्री थी। सामग्री निकालने के बाद उसने उन्हें कार्नेज के सामने रख दिया। जिस क्षण उसने सामग्री को कार्नेज के सामने रखा, उसकी आंखों के सामने 2 नोटिफिकेशन चमक उठे। कार्नेज के लिए सभी आवश्यक विकासवादी सामग्रियों का पता लगाया। क्या आप कार्नेज को विकसित करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। इवान ने अपने सामने दिखाई देने वाली सूचनाओं को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ चुना। जैसे ही इवान ने हाथ चुना, कार्नेज से एक काली आभा चमक उठी और उसके पास रखी सभी सामग्री तरल में बदल गई। एक बार जब सामग्री तरल में बदल गई तो वे कार्नेज में विलीन हो गईं और उसकी आंखों के सामने एक और नोटिफिकेशन चमक उठी। कार्नेज एक निम्न स्तरीय रैंक 1 आर्टिफैक्ट में विकसित हो रहा है। अध्याय 803 एसेंस स्प्रिंग भाग 2। वूश, एक तेज हवा की धार हवा में उड़ी और एक एस रैंक सैलामेंडर के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। जैसे ही सैलामेंडर का खून और आंतरिक अंग बाहर निकले, एक काली भीड़ हवा में उछली और बिना रुके मृत सैलामेंडर के ऊपर से गुजर गई। काली भीड़ के ऊपर भूरे बालों वाला एक औसत दिखने वाला आदमी बैठा था। जब भीड़ सैलामेंडर के ऊपर से उछली तो आदमी ने अपनी एक उंगली बाहर निकाली और उसकी उंगली की नोक पर एक छोटा सा काला छेद बन गया, जिसने एक बहुरंगी गोलाकार वस्तु को अवशोषित कर लिया जो सैलामेंडर की मृत्यु के बाद उसके ऊपर दिखाई दी। चटक, बिजली की चटकने की आवाज के साथ भीड़ मृत सैलामेंडर से सैकड़ों मीटर दूर उतरी और आगे बढ़ती रही। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। भूरे बालों वाला आदमी, जो वास्तव में इवान था, ने अपने सामने एक छोटे से पहाड़ को देखते हुए कहा। वह उस सार झरने के स्थान की ओर जा रहा था जिसे उसने गोलियत के उपकरण में देखा था। वहां जाने से पहले उसने अपना रूप बदल लिया ताकि उसे उन लोगों के खिलाफ बेवजह लड़ाई शुरू न करनी पड़े जो उसके सिर पर रखे इनाम के कारण उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि वह अपने बारे में खबर फैलाना चाहता था क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना थी, लेकिन उसके लिए ये सही समय नहीं था। गोलियत के उपकरण में देखे गए संदेश के अनुसार सार झरने के पास बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे ताकि उसे ढकने वाले अवरोध को नष्ट कर सकें। अगर वह उनके खिलाफ लड़ाई शुरू करता तो इससे उसके दिमाग में बनी योजना पर असर पड़ता। जल्द ही हवा और बिजली की भीड़ छोटे पहाड़ पर पहुंच गई और एक ही छलांग में वह उसके शीर्ष पर दिखाई दी। ठीक है, रुको। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद इवान ने भीड़ को उतारा और उसे अपने छाया भंडारण के अंदर वापस बुलाया। भीड़ों को वापस बुलाने के बाद उसने आगे देखा और देखा कि पहाड़ के नीचे से कुछ 100 किलोमीटर दूर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। लोगों की संख्या मेरी अपेक्षा से ज्यादा है और मैं 2 शीर्ष रैंक 2 इवॉल्वर्स की आभा भी महसूस कर सकता हूं, इवान ने लोगों की भीड़ को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके अनुमान के अनुसार वहां लगभग 30 लोग थे। ये संख्या कम नहीं थी क्योंकि मकबरा काफी बड़ा था और लोग अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। इकट्ठे हुए लोगों को देखते हुए इवान ने अचानक कुछ देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो यह वसंत का सार है, ओह, उसने खुद से कहा जब उसने एक छोटा दूधिया सफेद तालाब देखा जो गर्म झरने जैसा दिख रहा था। तालाब 50 मीटर व्यास का था और पारदर्शी सुनहरे अवरोध से ढका हुआ था। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से भी वह महसूस कर सकता था कि अवरोध काफी मजबूत था और उससे निपटना मुश्किल था। अब मुझे समझ में आया कि वे यहाँ और लोगों को क्यों बुला रहे थे, इवान ने बड़बड़ाया और आखिरकार महसूस किया कि गोलियत को वह संदेश इसलिए मिला क्योंकि यहाँ एकत्रित लोगों को अवरोध को तोड़ने के लिए अधिक जनशक्ति की आवश्यकता थी। उसी समय उसके मन में एक और सवाल उठा, ये लोग बैरियर पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? गोलियत को लगभग 2 घंटे पहले संदेश मिला था, इसलिए यद्यपि इवान ने यहाँ आने का फैसला किया था, उसने उम्मीद की थी कि लोगों ने पहले ही एसेंस स्प्रिंग के चारों ओर की बैरियर को नष्ट कर दिया होगा। लेकिन स्प्रिंग के आसपास के क्षेत्र को देखकर वह बता सकता था कि लोगों ने एक बार भी बैरियर पर हमला करने की कोशिश नहीं की। आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं? इवान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और पहाड़ से नीचे कूद गया। उसका शरीर तेज गति से जमीन की ओर उतरा और जमीन पर गिरने से ठीक पहले हरी हवा उसके शरीर के चारों ओर घूम गई और वह शांति से जमीन पर उतरा।
उतरने के बाद वह लोगों की भीड़ की ओर बढ़ गया। लोगों की ओर बढ़ते हुए इवान ने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग समूहों में थे, सिवाय एक आदमी के। वह व्यक्ति जो अकेला था, वह शीर्ष रैंक 2 कोर रिवॉल्वर्स में से एक था जिसकी उपस्थिति उसने पहले महसूस की थी। उस आदमी के सिर के ऊपर 2 हल्के बैंगनी सींग थे, छोटे गहरे काले बाल, हरी आंखें, और उसने हल्के सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके हाथ हल्के बैंगनी रंग के शल्कों से ढके हुए थे और इवान बता सकता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से सामान्य रैंक 2 कोर रिवॉल्वर नहीं था। उसकी शक्ल से ऐसा लगता है कि वह एक ड्रैगन है, इवान ने अंदर से कहा, वोइड्स कार को देखते हुए, जो बैरियर से कुछ दूरी पर खड़ा था, और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, बैरियर के पास खड़े लोगों ने भी उसे देखा और उसे देखकर उनकी आंखें अजीब हो गईं। इवान को आश्चर्य नहीं हुआ जब लोगों ने उसे अजीब तरह से देखा, क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। हालांकि उसके जैसे कुछ मिड लेवल रैंक 1 कोर रिवॉल्वर भी थे, लेकिन वे सभी साथियों के साथ थे क्योंकि एक मिड लेवल रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के लिए अकेले मकबरे में घूमना काफी खतरनाक था। इसके अलावा वहां कई रैंक 2 रिवॉल्वर मौजूद थे, इसलिए एक मिड लेवल रैंक 1 रिवॉल्वर के लिए उनके पास जाना काफी अजीब था, इस तथ्य को देखते हुए कि लोगों द्वारा मकबरे में दूसरों को मारना असामान्य नहीं था। इसके अलावा जिस तरह से इवान चल रहा था और उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि उसे वहां इकट्ठा हुए लोगों की परवाह नहीं थी और वह उनसे डरता नहीं था। अब मैं किससे पूछूं कि वे बैरियर पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? इवान ने रुककर सोचा और उन लोगों की ओर देखा जो अभी भी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। हाँ, हम अभी भी सोच रहे हैं कि बैरियर से कैसे निपटा जाए, लेकिन वहां पहले से ही एक भिखारी है जो शो देखने और लाभ उठाने आया है। जब इवान सोच रहा था कि उसे किससे जानकारी मांगनी चाहिए, तो उसने एक आवाज सुनी और देखा कि एक काली चमड़ी वाला आदमी उभरी हुई मांसपेशियों के साथ उसकी ओर आ रहा है। जो आदमी उसके पास आ रहा था, उसका रूप देखकर इवान की आंखें चौड़ी हो गईं। लगता है मेरा इन लोगों से वाकई गहरा संबंध है, इवान ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि एक और चरम राक्षस उसके सामने रुका था। अध्याय 804 मृत व्यक्ति भाग 1। इवान को अपने पास आए चरम राक्षस के चेहरे को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा, क्योंकि राक्षस लगभग 2.5 मीटर लंबा था। दानव की आंखें गहरी लाल थीं और वह अपने चेहरे पर एक खतरनाक भाव के साथ उसे देख रहा था। दानव के चारों ओर आभा के उतार चढ़ाव से इवान बता सकता था कि वह हाल ही में रैंक 2 पर पहुंचा था, शायद 1 या 2 दिन पहले, और गोलियत से कहीं कमजोर था, जिसे उसने पहले एक छाया मरे में बदल दिया था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इवान ने सुस्त आवाज में पूछा, दानव द्वारा छोड़े जा रहे शुरुआती स्तर रैंक 2 के दबाव की परवाह किए बिना। उसने अपना रूप बदलकर भूरे बालों वाले एक औसत दिखने वाले आदमी में बदल लिया था, जिसके चेहरे पर सुस्त भाव था, इसलिए जब वह आलसी ढंग से बोलता था तो वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगता था कि बोलना उसके लिए एक काम है और वे बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये देखकर कि मध्यम स्तर का रैंक 1 नौसिखिया उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, दानव का काला चेहरा काला पड़ गया। वहां मौजूद लोग दानव के काले पड़ते चेहरे को एक मनोरंजक भाव से देखते रहे, उसकी प्रतिक्रिया को देखकर अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाए। दर्शकों की खुशनुमा निगाहों को महसूस करते हुए दानव की आंखों में क्रोध की चमक आ गई और उसने इवान पर अपनी आभा को दबाया। तुम कमजोर गधे हो बा। आत्मा विच्छेद। इवान कभी भी अर्थहीन बातचीत का प्रशंसक नहीं रहा है, इसलिए जैसे ही उसने देखा कि दानव उस पर हमला करना चाहता है, उसने अपने आध्यात्मिक कौशल आत्मा विच्छेद का उपयोग किया। आत्मा विच्छेद इस कौशल को सक्रिय करने के बाद उपयोगकर्ता अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक व्यक्ति के शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को 1 सेकंड के लिए काट सकता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है या अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है। अगर यह पहले होता तो इवान के लिए आत्मा विच्छेद का उपयोग करके शुरुआती स्तर रैंक 2 को रिवॉल्वर को प्रभावित करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब जब उसकी आध्यात्मिक शक्तियां भी आत्मा कमल के कारण रैंक 2 के शुरुआती स्तर पर थीं, तो उसके लिए 1 सेकंड के लिए दानव की आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को काटना मुश्किल नहीं था। जिस क्षण इवान ने सोल सेवरेंस का इस्तेमाल किया, उसने अपनी आधी से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप दानव की लाल आंखें पूरी तरह खोखली हो गईं, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। जैसे ही दानव के शरीर और आत्मा के बीच का संबंध टूटा, इवान का हाथ हल्के नीले रंग की आभा से चमक उठा और उसमें से सोनिक वाइब्रेशन निकलने लगे। उसने अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए अपने शरीर को नीचे झुकाया और सोनिक रेजोनेंस कौशल का उपयोग करते हुए दानव की ठोड़ी पर एक शक्तिशाली अपरकट मारा। क्रैक। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और दानव रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया। दानव के मुंह से खून की धार निकली और जैसे ही वह आसमान में चढ़ा, एक अजीब काली आभा ने उसके शरीर को ढंक लिया। जब दानव के चारों ओर काली आभा दिखाई दी, तो वोइड्स कार सहित वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इवान ने जिस राक्षस को आसमान में भेजा था, उसकी जीवन शक्ति अचानक गायब हो गई।
धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ राक्षस का भारी शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे 10 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। तश्तरी जैसी चौड़ी आंखों से लोगों ने राक्षस के शव को देखा, ये समझ पाने में असमर्थ कि वह सिर्फ एक मुक्का मारकर कैसे मर गया। इवान ने उसी सुस्त चेहरे से राक्षस के शव को देखा, मानो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य न हुआ हो, लेकिन अंदर से वह भी दूसरे लोगों की तरह हैरान था। तुम्हारे वंश का तत्काल मृत्यु प्रभाव डूमब्रिंगर सक्रिय हो गया है। फक शर्लक, इवान अंदर से चिल्लाया, उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके वंश का तत्काल मृत्यु प्रभाव सक्रिय हो गया था। ये दूसरी बार था जब उसके वंश का तत्काल मृत्यु प्रभाव सक्रिय हुआ था, जब से उसने अपने वंश को जगाया था। पहला उदाहरण तब हुआ जब उसने अरोड़ा वर्ल्ड में दानव के सार क्लोन से लड़ते हुए मास्टर ऑफ शेडोज अथॉरिटी के साथ ब्लड बुलेट का इस्तेमाल किया। कुछ सेकंड के लिए मृत दानव को देखने के बाद इवान ने चारों ओर देखा और पाया कि ज्यादातर लोग उसे डरावनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें उसके डूमब्रिंगर वंश के तत्काल मृत्यु प्रभाव के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि दानव इसलिए मर गया क्योंकि उसका मुक्का बहुत शक्तिशाली था। चरम दानव अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर के लिए जाने जाते हैं, इसलिए एक ही मुक्के में शुरुआती स्तर रैंक 2 के चरम दानव को मारने के लिए किसी को कम से कम मध्य स्तर रैंक 2 या उससे भी ऊपर के शीर्ष पर होना चाहिए। ये देखने के बाद कि इवान ने इतनी आसानी से और उसके लापरवाह व्यवहार से दानव को कैसे मार दिया, लोगों के दिमाग में केवल एक ही विचार आया। यह आलसी भूरे बालों वाला कमीना अपनी असली रैंक छिपाने के लिए एक कलाकृति का उपयोग कर रहा है। जिस तरह से लोग उसे देख रहे थे, उसे देखकर इवान पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वे क्या सोच रहे थे, और उसने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। हालांकि यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था, ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत करने जा रहा हूं, इवान ने मन ही मन कहा और मृत दानव की ओर चल दिया। जिस गड्ढे में दानव का शव पड़ा था, उसके पास मौजूद लोग इवान को उसके पास आते देख पीछे हट गए। इवान गड्ढे के सामने रुक गया और बिना किसी तरह का भाव दिखाए शव को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। शव को सुरक्षित करने के बाद उसकी नज़र पास में खड़े चरम राक्षसों के समूह की ओर गई और उसकी आंखें भयावह हो गईं। चरम राक्षसों के समूह में 5 व्यक्ति थे, जो सभी रैंक 1 के थे। जिस दानव को इवान ने अभी अभी मारा था, वह उनमें से एकमात्र रैंक 2 इवॉल्वर था। वास्तव में वे सभी मोलोक और गोलियत के आने का इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्य से लगभग 2 घंटे पहले एसेंट स्प्रिंग के बारे में जानकारी भेजने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी के लिए मुझे किससे पूछना चाहिए, लेकिन अब इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवान ने मन ही मन कहा और एक कदम आगे बढ़ाया, और इससे पहले कि दानव कोई प्रतिक्रिया दे, वह तुरंत शीर्ष रैंक के एक दानव के पीछे प्रकट हो गया। अध्याय 805 मृत व्यक्ति भाग 2। तो भाई दानव कोई भी बाधा पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? इवान ने शांत भाव से पूछा। शीर्ष रैंक 1 चरम राक्षसों में से एक के पीछे दिखाई दिया। एक दानव एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाया और इवान के अचानक उसके पीछे आने पर कूद गया। तुम मुझसे दूर रहो, दानव ने भयभीत स्वर में चिल्लाया, उसे डर था कि इवान उसे भी मार डालेगा। जब इवान ने दानव के चेहरे पर भयभीत भाव देखा तो वह दयालुता से मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, जैसे कि वह किसी बच्चे को बहला रहा हो। अब छोटे दानव, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खाने के लिए यहाँ कोई जानवर नहीं हूँ। बस मुझे बताओ कि कोई भी बाधा पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। शीर्ष रैंक 1 दानव ने इवान की मुस्कान देखकर अपनी लार निगल ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह नहीं बोला तो उसका भाग्य भी पहले वाले दानव जैसा ही होगा। इस अवरोध में परावर्तक गुण हैं। दानव के समझाने से पहले इवान ने एक महिला की आवाज सुनी और एक महिला को एक उग्र लाल पोशाक में अपनी ओर आते देखा। महिला के कंधे तक लंबे काले बाल, गहरी नीली आंखें और माथे के बीच में एक सितारा निशान था। उसके चारों ओर की आभा ने संकेत दिया कि वह एक शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर थी। दूसरी व्यक्ति जिसकी आभा इवान ने वो कार के साथ पहले महसूस की थी। परावर्तक गुण। इवान ने महिला की बात सुनकर एक भान उठाए और उसे एक प्रश्नवाचक निगाह से देखा। अगर हम अवरोध को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें एक शक्तिशाली हमला करना होगा जो इसे एक ही बार में तोड़ सके। अगर हमारा हमला पर्याप्त मजबूत नहीं है तो अवरोध बस इसे परावर्तित कर देगा और बिना क्षतिग्रस्त हुए रहेगा, ब्लेज ने इवान से कुछ दूरी पर रुकते हुए समझाया। हम इस पर अभी हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम और लोगों के यहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अपनी शक्ति को मिलाकर इसे एक ही हमले में तोड़ सकें। ब्लेज की बात सुनकर इवान के चेहरे पर एहसास की झलक दिखाई दी और उसने अपना सिर हिलाया। तो ऐसा ही है। अगर हम एक ही हमले में बाधा को तोड़ना चाहते हैं तो हमें अभी भी कम से कम 2 या 3 और शुरुआती स्तर रैंक 2 को रिवॉल्वर की ज़रूरत है। ब्लेज ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हमने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया है और वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। आप क्या कहते हैं? क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? आपकी शक्ति से हमारे लिए बाधा को तोड़ना और भी आसान हो जाएगा।
ब्लेज ने यह भी देखा कि कैसे इवान ने शुरुआती स्तर रैंक 2 दानव को सिर्फ एक मुक्का मारकर मार डाला, और दूसरों की तरह वह भी सोच रही थी कि वह एक मध्यम स्तर का रैंक 2 इवॉल्वर था जो अपनी रैंक छिपा रहा था ताकि वह कम स्तर के रैंक वालों के साथ खिलवाड़ कर सके। वह यहाँ 3 घंटे से ज्यादा समय से थी और पहले से ही दूसरे लोगों का इंतजार करते करते थक चुकी थी। अगर इवान, जो उसकी नज़र में एक मध्यम स्तर का रैंक 2 इवॉल्वर है, उनके साथ जुड़ जाता है तो उन्हें बस 2 या 3 और लोगों का इंतजार करना होगा और उनके पास अवरोध को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। मैं इस इन स्प्रिंग का उपयोग करके अपने कोर की रैंक को अच्छे मार्जिन से बेहतर कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मना करने का कोई कारण नहीं है। इवान ने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिलाया। जरूर, मैं भी इस इन स्प्रिंग का उपयोग करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सहयोग करूंगा। बहुत बढ़िया, इवान की बात सुनकर ब्लेज ने चमकते हुए मुस्कुराया। मैं ब्लेज इन्फर्नोथ हूँ, आपका नाम क्या है? आपकी शक्ति को देखते हुए आप किसी शक्तिशाली गुट से होने चाहिए और कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जब ब्लेज ने इवान के बारे में पूछा तो उन्हें सुनने वाले अन्य लोगों के कान खड़े हो गए क्योंकि वे भी उसके बारे में जानना चाहते थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जो एक ही हमले में बिगिनर लेवल रैंक 2 के चरम दानव को मार सकते थे, इसलिए वे सभी इवान के बारे में उत्सुक थे और उसके बारे में और जानना चाहते थे। जब इवान ने ब्लेज को सुना तो उसने अपना सिर हिलाया और विनम्र स्वर में कहा, आपने मुझे बहुत ज्यादा आंका, मिस। मैं बस एक अकेला घुमक्कड़ हूँ जिसका कोई घर नहीं है और जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता रहता है। मैं किसी गुट से संबंधित नहीं हूँ। अकेला घुमक्कड़? ब्लेज इवान की बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन उसे उस पर शक नहीं हुआ क्योंकि अगर इवान किसी शक्तिशाली गुट से संबंधित होता तो वह उसके बारे में पहले ही सुन चुकी होती। जब दूसरे लोगों ने उसका जवाब सुना तो वे भी हैरान हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि इवान किसी शक्तिशाली गुट से है। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सुना। चूंकि तुम एक घुमक्कड़ हो तो तुम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते ही होंगे, ब्लेज ने कहा और अपना सिर हिलाया। वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है। मेरा नाम? ब्लेज की बात सुनते ही इवान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और वह अपने लिए एक नाम सोचने लगा। यहाँ आने से पहले उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका नाम पूछेगा, इसलिए उसने पहले से इसके बारे में नहीं सोचा था। अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ कहा, मेरा नाम डेडमैन है। ब्लेज, वोइड्सकार। अन्य लोग, क्या यह आदमी मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? ब्लेज का मुंह बेकाबू होकर फड़क रहा था और वह इवान को पीटना चाहती थी जिसके आलसी चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। उसने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और एक पल बाद बोली, तो तुम्हारा नाम डेडमैन है? ओह, क्या कोई कारण है कि तुम्हारा नाम इतना अनोखा है? ब्लेज का सवाल सुनकर इवान ने उसे आलस से देखा और एक साधारण आवाज में पूछा, क्या कोई कारण है कि तुम्हारा नाम इतना सामान्य है? ब्लेज, उसने अपना मुंह बंद कर लिया और इवान के साथ अब और बातचीत न करने का फैसला किया। अन्य लोग ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में यहाँ आ जाएंगे। एक बार जब वे यहाँ आ जाएंगे तो हम बैरियर पर हमला करेंगे, उसने उससे कहा और जाने के लिए मुड़ गई। उसे लगा कि अगर उसने उससे और बात की तो वह उस पर हमला कर सकती है। ब्लेज को उसके चेहरे पर नाराजगी भरी नज़र के साथ जाते हुए देखकर इवान अंदर ही अंदर मुस्कुराया और अपना मुंह खोला। हाँ, मुझे पता है कि तुम ईर्ष्या कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा नाम इतना सरल है, लेकिन निराश होने या अपने माता पिता को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोगों के नाम सामान्य होते हैं। ब्लेज लगभग जमीन पर गिर पड़ी जब उसने इवान की सुस्त आवाज़ सुनी और मुश्किल से खुद को वापस जाने और उसे जलाकर राख करने से रोका। इवान ने ब्लेज को जाते हुए देखा और महसूस किया कि लोगों के साथ खिलवाड़ करना काफ़ी मज़ेदार है, खासकर अगर उन्हें आपकी असली पहचान के बारे में पता न हो। ब्लेज के चले जाने के बाद इवान अन्य लोगों के साथ इंतजार करता रहा और जैसा कि उसने पहले कहा था, लगभग आधे घंटे बाद कुछ और रैंक 2 कोर रिवॉल्वर वहां पहुंचे। उनके पहुंचते ही ब्लेज ने सभी को इकट्ठा किया क्योंकि अब बैरियर पर हमला करने का समय आ गया था। अध्याय 806 स्काईफॉल भाग 1। लगभग 35 लोग एसेंट स्प्रिंग को कवर करने वाले पारदर्शी सुनहरे बैरियर के सामने खड़े थे। 30 लोगों में से 22 रैंक 1 रिवॉल्वर थे जबकि बाकी रैंक 2 थे। हालांकि आप में से अधिकांश पहले से ही जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे बताइए, मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा ताकि कोई गलती ना करे। ब्लेज, जो समूह के सामने खड़ी थी, ने कहा और अपने स्टोरेज रिंग से एक काले रंग का कृपाण निकाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवरोध में परावर्तक गुण होते हैं और अगर हम इसे एक ही हमले में नष्ट नहीं करते हैं तो यह इस पर लक्षित सभी हमलों को परावर्तित कर देगा। हमारे लिए अपने हमलों को इस तरह से समयबद्ध करना लगभग असंभव है कि वे एक ही समय और स्थान पर अवरोध पर लगें। इसलिए इसे एक ही बार में नष्ट करने के लिए हम अपने कृपाण का उपयोग करेंगे। ब्लेज ने ये कहने के बाद विराम लिया और एक पल के बाद जारी रखा। ये कृपाण 3 सिर वाले काले राक्षस की हड्डियों से बना है और इसके अंदर बड़ी मात्रा में शक्ति संग्रहित हो सकती है।
हम इसे अपनी अधिकतम सीमा तक चार्ज करने और अवरोध पर हमला करने के लिए अपने विश्वसार का उपयोग करेंगे। इस तरह हमें अपने हमले के समय के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ब्लेज की व्याख्या सुनकर इवान ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरी नज़र से कृपाण को देखा। सेबर की आभा से मैं बता सकता हूं कि यह कम से कम एक पीक रैंक 2 कलाकृति है। उसने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने बिना किसी डर के इतनी उच्च स्तरीय कलाकृति निकाली। क्या उसे डर नहीं है कि यह उसके लिए मुसीबत को आमंत्रित करेगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो निश्चित रूप से उससे इसे छीनने की कोशिश करेंगे। इवान ने उन लोगों की ओर देखा जो ब्लेज की व्याख्या सुन रहे थे, और वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके अलावा किसी और के मन में उस सेबर को छीनने के बारे में विचार नहीं थे। मुझे पता है कि वह एक पीक रैंक 2 को रिवॉल्वर है, लेकिन क्या ये लोग बहुत डरपोक नहीं हैं? इवान ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो इतनी अच्छी कलाकृति के सामने कोई लालच नहीं दिखा रहे थे, और निराशा में अपना सिर हिलाया। संक्षेप में सब कुछ समझाने के बाद ब्लेज वोइट्स्कार की ओर गया और उससे कुछ मिनट बात की। इवान सुनना चाहता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर एक ध्वनिरोधी अवरोध बना रखा था, इसलिए वह सुन नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे। हाँ, ये दोनों निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहे हैं, इवान ने खुद से कहा जब उसने देखा कि वे सुनने से बचने के लिए अवरोध बना रहे हैं, और मन ही मन हंसा। ठीक है सब लोग, चलो शुरू करते हैं, वोइट्स्कार से बात करने के बाद ब्लेज ने कहा जब उसका काला कृपाण अवरोध के सामने मंडरा रहा था। अपने विश्वसार का उपयोग करके इसे चार्ज करें और पीछे हटने के बारे में न सोचें, अन्यथा हम अवरोध को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे और हमला हमारी ओर वापस आ जाएगा। ब्लेज वह पहली व्यक्ति थी जिसने अपना विश्वसार कृपाण के अंदर डालना शुरू किया। उसके बाद वोइट्स्कार ने शीर्ष रैंक 2 कोर रिवॉल्वर्स को पहले से ही कृपाण के अंदर अपना विश्वसार डालना शुरू करते देख अन्य लोगों ने भी अपनी चाल चली। इवान भी अपना विश्वसार कृपाण के अंदर डाल रहा था और ब्लेज और वोइट्स्कार दोनों पर नजर रख रहा था, क्योंकि वह अभी भी उनके बीच हुई बातचीत के कारण उनके बारे में संदिग्ध था। जैसे ही लोगों ने कृपाण के अंदर अपना विश्वसार डाला, काला कृपाण गहरे लाल प्रकाश से चमकने लगा और उसमें से विनाशकारी आभा निकलने लगी। 30 से अधिक लोग हैं जो इसके अंदर अपना विश्वसार डाल रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि यह कृपाण अभी भी अपनी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर है। जब इवान ने कृपाण की बढ़ती आभा को महसूस किया तो वह चकित रह गया, और एक पल के लिए कृपाण को अपने छाया भंडारण के अंदर भेजने का विचार उसके मन में आया। इसे भूल जाओ, हालांकि मुझे कुछ विश्वास है कि मैं इस कृपाण को लेने के बाद बच सकता हूं, मुझे एक और अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसने एक पल के बाद कहा और फिलहाल सार झरने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। बेशक वह कृपाण के अंदर अपना विश्वसार गंभीरता से नहीं डाल रहा था। हालांकि उसके पास उसकी आदिम छाया ऊर्जा थी, फिर भी वह अपने विश्वसार का कुछ हिस्सा रखना चाहता था ताकि अवरोध टूटने के बाद कुछ होने की स्थिति में वह खुद को सुरक्षित रख सके। जाहिर है वह ऐसा करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। वास्तव में ब्लेज और वोइट्स्कार सहित वहां उपस्थित सभी लोग एक जैसे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस दर पर अवरोध को तोड़ पाएंगे। इवान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जब उसने देखा कि सभी लोग अपने विश्वसार को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। जब इवान इस मामले के बारे में सोच रहा था तो अचानक सेबर से एक अजीब आकर्षक शक्ति निकली। क्या बात है, इवान उस आकर्षण शक्ति को महसूस करके हैरान रह गया, क्योंकि शक्ति के प्रकट होने के बाद जिस गति से सेबर उनके विश्वसार को अवशोषित कर रहा था वह बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसके अलावा मैं अपने विश्वसार को सेबर के अंदर बहने से नहीं रोक सकता, इवान ने बुदबुदाया और ठंडी आंखों से ब्लेज और वोइट्स्कार को देखा। क्या हो रहा है? ये सेबर मुझे चूस रहा है। रुको, कोई इस सेबर को रोके नहीं तो मेरा ईंधन खत्म हो जाएगा। मिस ब्लेज, अपना सेबर रोको, मैं अब और नहीं रोक सकता। इवान लगभग जमीन पर गिर पड़ा जब उसने सुना कि लोग किस तरह से अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। हालांकि वह जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, फिर भी उसे लगा कि स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो सभी, मुझे पता है कि आप सभी हैरान हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा हम आपके अधूरे प्रयासों के कारण बाधा को नहीं तोड़ पाएंगे, ब्लेज ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि सेबर ब्लैक होल की तरह वोइट्स्कार और ब्लेज के अलावा बाकी सभी के विश्वसार को अवशोषित करना जारी रखता था। हालांकि सेबर अन्य लोगों की तरह अपने विश्वसार को बलपूर्वक अवशोषित नहीं कर रहा था। ब्लेज और वोइट्स्कार अभी भी अपने विश्वसार को उसके अंदर डाल रहे थे, हालांकि अन्य लोगों की सीमा तक नहीं जिन्हें सेबर द्वारा चूसा जा रहा था। मुझे पता है कि ये कमीने कुछ करने की योजना बना रहे थे। इवान ने उपहास किया और उसका प्राइमोडियल मोनाक कोर धीरे धीरे घूमने लगा। अपने कोर की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने सेबर और अपने बीच के संबंध को बलपूर्वक तोड़ दिया। अन्य लोगों ने भी कृपाण से अपना संबंध तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनका कोर कृपाण के आकर्षण बल का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। जिस क्षण इवान ने कृपाण से अपना संबंध तोड़ा, कृपाण ने उसके विश्वसार को अवशोषित करना बंद कर दिया, लेकिन परिणामस्वरूप अन्य लोगों पर दबाव और भी बढ़ गया। अरे, यह अब मेरे विश्वसार को और भी तेजी से क्यों अवशोषित कर रहा है?
तुम बेवकूफ़ पक्षी, क्या तुम हमारे सारे विश्वसार को जबरदस्ती अवशोषित करके हमें मारना चाहते हो? ब्लेज और वोइड्सकार तब हैरान रह गए जब सेबर का आकर्षण बल अचानक एक और स्तर बढ़ गया। हालांकि ब्लेज सेबर को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन उसने लोगों के सारे विश्वसार को इस तरह अवशोषित करने की योजना नहीं बनाई थी। वह सभी को उनके विश्वसार का 10% छोड़ने की योजना बना रही थी, लेकिन सेबर जिस तरह से लोगों के विश्वसार को अवशोषित कर रहा था, उसे देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। इस तरह की कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई विश्वसार के प्रवाह को बाधित न करे। अचानक ब्लेज ने कुछ सोचा और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने शुरुआती स्तर रैंक 2 के चरम दानव को सिर्फ एक मुक्का मारकर मार डाला। जब ब्लेज ने इवान की ओर देखा तो वह गुस्से के कारण लगभग खून खांसने लगी और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। तुम क्या कर रहे हो, डेड मैन? उसने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया, इवान की ओर देखते हुए जो एक पर मांस का स्टेक भून रहा था आग, जबकि बाकी सभी लोग अपने विश्वसार को सेबर के अंदर डाल रहे थे। वोइड्सकार और अन्य लोगों ने भी इवान को देखा और वे भी उसी तरह चौंक गए जब उन्होंने उसे मांस भूनते हुए देखा जबकि वे सेबर द्वारा निकाले जा रहे थे। ब्लेज की बात सुनकर इवान ने उसे भ्रमित नज़र से देखा और उस स्टेक की ओर इशारा किया जिसे वह भून रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम नहीं देख सकते? मैं मांस पका रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये कमीना! इवान की बात सुनकर ब्लेज इतना क्रोधित हो गया कि वह उस पर तुरंत हमला करना चाहता था, लेकिन इवान ने उसकी परवाह नहीं की और एक स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे आपको कुछ सलाह देनी चाहिए, मिस सिंपल नेम। इवान के पीछे की जगह अचानक काली हो गई और अंधेरे में 2 गहरी लाल आंखें खुल गईं। यदि आप एक बार फिर मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश करते हैं तो आप आग पर इस मांस के स्टेक की जगह ले लेंगे। इसलिए भविष्य में यदि आप ऐसा कुछ करने की योजना बना रहे हैं तो आपको मुझे पहले से सूचित करना चाहिए। डर कौशल के कारण वोइड्सकार और ब्लेज सहित सभी को एक रूह कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई और उनके शरीर वहीं जम गए। अपनी आत्मा की गहराई से आने वाले डर को महसूस करते हुए ब्लेज और वोइड्सकार डर कौशल के प्रभाव का विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने वाले थे। हालांकि ऐसा करने से पहले इवान ने डर कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। वह जानता था कि अगर ब्लेज और वोइड्सकार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर देते हैं तो वे अपनी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति के कारण डर कौशल के प्रभाव का विरोध करने में सक्षम होंगे। वह ये स्पष्ट नहीं करना चाहता था कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके इसका विरोध कर सकते हैं। यही कारण है कि उसने उन्हें डराने के लिए इसे केवल एक पल के लिए सक्रिय किया और बाकी को उनकी कल्पना पर छोड़ दिया। दरअसल इवान ऐसा नहीं करता, लेकिन उसकी आंतरिक भावना उसे बता रही थी कि वोइड्सकार और ब्लेज अभी भी एशियन स्प्रिंग के साथ कुछ करने की योजना बना रहे थे, और अगर मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं तो मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि मैं उनसे कमज़ोर नहीं हूं। अध्याय 807 स्काईफॉल भाग 2। ब्रज़ सेबर ने शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव जारी किए जिससे उसके आसपास का स्थान कांप उठा। ब्लेज का माथा ठंडे पसीने से लथपथ था क्योंकि उसने सेबर की शक्ति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। ये पर्याप्त होना चाहिए, उसने एक पल के बाद खुद से कहा, और सेबर ने अचानक विश्वसार को अवशोषित करना बंद कर दिया। जिस क्षण सेबर ने लोगों के विश्वसार को अवशोषित करना बंद कर दिया, ब्लेज और वोइड्सकार के अलावा बाकी सभी लोग पीले चेहरे और कमजोर आभा के साथ जमीन पर गिर गए। इवान ने बहुत पहले सेबर में अपना विश्वसार डालना बंद कर दिया था और वह अपने द्वारा पकाया गया स्टेक खा रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से ठीक था। जाओ! सेबर को विश्वसार को अवशोषित करने से रोकने के बाद ब्लेज ने अपने हाथ से इशारा किया और सेबर ने गोली की तरह पारदर्शी सुनहरे अवरोध की ओर गोली चलाई। बूम! एक तेज आवाज के साथ सेबर ने अवरोध पर प्रहार किया जिससे उस पर तीव्र लहरें पैदा हुईं। जिस क्षण सेबर ने बैरियर पर प्रहार किया उसके चारों ओर एक अजीब सी शक्ति एकत्रित हो गई जो सेबर को ब्लेज और अन्य लोगों की ओर वापस परावर्तित करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सेबर की तीव्र शक्ति के तहत प्रतिकर्षण बल पूरी तरह से नष्ट हो गया और बैरियर पर दरारें दिखाई देने लगीं। क्रैक क्रैक! जल्द ही बैरियर मकड़ी के जाले जैसे पैटर्न में ढक गया और उसके चारों ओर की सुनहरी चमक गायब होने लगी। ये देखकर कि बैरियर टूटने वाला था, इवान ने एक ही बार में पूरा स्टेक खा लिया और खड़ा हो गया। सेबर द्वारा चूस लिए जाने के कारण अधिकांश लोगों को अभी भी चक्कर आ रहे थे, इसलिए वे जमीन से उठे बिना बस बैरियर को देखते रहे। अब समय आ गया है, इवान ने धीमी आवाज में कहा, और क्रैक क्रैक! सुनहरा बैरियर अनगिनत प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया जिससे एक पल के लिए आसपास का वातावरण सुनहरे रंग में चमक उठा। वूश! जिस क्षण अवरोध टूटा, सार झरने के तालाब से आसपास के क्षेत्र में विश्वसार की एक बड़ी मात्रा फैल गई जिससे सब लोग फिर से तरोताजा हो गए जिन्हें कृपाण ने चूस लिया था। ब्लेज और वोइड्सकार समूह के सामने थे और जिस क्षण अवरोध टूटा वे तालाब की ओर भागना चाहते थे।
लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, उन्हें लगा कि एक ठंडी हवा उनके पास से बह रही है और उन्होंने एक भूरे बालों वाले आदमी को देखा जिसका चेहरा आलसी लग रहा था और वह पहले से ही झरने के अंदर भीग रहा था। ये देखकर ब्लेज और वोइट्सकार के चेहरे काले पड़ गए, लेकिन पहले जो हुआ था उसे देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया और बिना किसी उपद्रव के सार झरने में प्रवेश कर गए। जब इवान सार झरने के तालाब में प्रवेश किया तो उसके शरीर पर एक ठंडी अनुभूति हुई और उसका हृदय झरने से विश्वसार को अपने आप अवशोषित करने लगा। जब उसका हृदय तालाब से विश्वसार को अवशोषित कर रहा था तो एक काली छाया उसके शरीर से निकल गई और सार झरने के तालाब में और गहराई में चली गई। चलो देखते हैं कि मुझे कुछ मिल सकता है या नहीं, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब काली छाया उसके शरीर से निकलकर सार झरने के तालाब के एक कोने में बैठ गई। सार झरने के तालाब से निकलने वाले विशाल मात्रा में विश्वसार के कारण अधिकांश लोगों ने अपने कुछ विश्वसार को पुनः प्राप्त कर लिया जिसे कृपाण ने सुखा दिया था और वे भी तालाब में प्रवेश कर गए। इवान द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए डर कौशल के कारण लगभग सभी लोग उससे डरते थे, इसलिए तालाब में प्रवेश करने के बाद भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इवान बहुत खुश था जब कोई उसके पास नहीं आया क्योंकि वह इस तरह से वसंत तालाब से विश्वसार को तेजी से अवशोषित कर सकता था। उसने वोइट्सकार और ब्लेज की दिशा में देखा और पाया कि वे एक बार फिर किसी बात पर बात कर रहे थे और उनके चारों ओर एक ध्वनिरोधी अवरोध था। ध्वनिरोधी अवरोध को देखकर इवान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चलो शुरू करते हैं, उसने खुद से कहा और उसका प्राइमोडियल मोनाक कोर घूमने लगा। जैसे ही उसका कोर घूमा, सार झरने के तालाब से विश्वसार उसकी ओर दौड़ा। तालाब लगभग 50 मीटर व्यास का था और वहां सिर्फ 35 लोग थे, इसलिए भले ही इवान द्वारा अवशोषित किए जा रहे विश्वसार की मात्रा पूरी तरह से असामान्य थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? विश्वसार को अवशोषित करते समय इवान ने अचानक अपने सिर के अंदर ब्लेज की आवाज सुनी। चलो कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करते हैं। सार झरने की ऊर्जा कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक बार जब ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह चला जाता है तो हम उसकी तलाश कर सकते हैं, वोइट्सकार ने कहा जब उसने ब्लेज को सुना और इवान की दिशा में देखा जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हाँ, अगर वह न होता तो हमें इस तरह से काम नहीं करना पड़ता, ब्लेज ने अपने चेहरे पर निराशा भरी नज़र के साथ कहा और जोर से आह भरी। मत भूलो कि तुम ही थी जिसने उससे पूछा था कि क्या वह बाधा को तोड़ने में हमारे साथ शामिल होना चाहता है। मैंने उसे आमंत्रित किया क्योंकि मुझे लगा कि वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 2 कोर रिवॉल्वर है और अगर वह कुछ करने की कोशिश भी करता है तो हमारे लिए उसे संभालना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह इतना अजीब व्यक्ति होगा। ब्लेज ने उसका नाम याद करते हुए मुंह हिलाते हुए कहा। बोलते समय उसे अचानक कुछ याद आया और उसने चेहरे पर शिकन के साथ वोइट्सकार से पूछा, वैसे अगर हमें सिर्फ एक एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप मिले तो हम क्या करेंगे? उस स्थिति में मैं एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप ले लूंगी और बदले में तुम्हें बराबर मूल्य का कुछ दूंगी। मुझे बदले में एक मध्यम स्तर का शून्य क्रिस्टल चाहिए। वोइट्सकार की बात सुनते ही ब्लेज ने तुरंत कहा, मध्य स्तर का शून्य क्रिस्टल? वोइट्सकार ने भौहें उठाईं जब उसने ब्लेज को सुना। क्या आप एक उच्च स्तरीय कलाकृति बनाने की योजना बना रहे हैं? कुछ ऐसा ही। आपको पता होना चाहिए कि शून्य क्रिस्टल बहुत दुर्लभ हैं, खासकर मध्य और उच्च स्तरीय वाले। लेकिन वोइट्सकार ने कहा और अपना सिर हिलाया। एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप के मूल्य को देखते हुए मुझे लगता है कि यह एक उचित सौदा है। मेरे पास फिलहाल कोई मध्य स्तरीय शून्य क्रिस्टल नहीं है, लेकिन जब हम मकबरे से निकलेंगे तो मैं आपको एक दे दूंगा। ब्लेज को खुशी हुई जब उसने वोइट्सकार को सुना और उन लोगों को देखा जो एसेंस स्प्रिंग से विश्वसार को अवशोषित कर रहे थे। यह अच्छा है कि कोई भी एसेंस स्प्रिंग के नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर अराजक विश्वसार है, अन्यथा उन्हें एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप के बारे में भी पता चल जाता। अगर उन्हें पता भी चल जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास इसे हमसे दूर ले जाने की क्षमता नहीं है। मैं अभी नीचे नहीं जा रहा हूं, इसका एकमात्र कारण यह है कि एवोल्यूशन ड्रॉप कितना नाजुक है और मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी मूर्खता के कारण इसे बर्बाद कर दे। वोइट्सकार ने सभी की ओर देखते हुए कहा, एसेंस स्प्रिंग में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर नजर रखते हुए। विश्वसार की उच्च सांद्रता के कारण इवॉल्वर्स के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके एसेंस स्प्रिंग तालाब के अंदर देखना मुश्किल था, इसलिए ब्लेज और वोइट्सकार के पास अपनी आंखों का उपयोग करके लोगों की निगरानी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि कोई भी तालाब के अंदर गहराई तक न जाए। हालांकि रैंक 2 कोर इवॉल्वर्स के लिए तालाब के अंदर अराजक विश्वसार के कारण तालाब के तल तक पहुंचना लगभग असंभव था, फिर भी उन्हें हर किसी पर नजर रखनी थी। वे किस एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं? इवान ने अपने कौशल शैडो मार्क का उपयोग करके ब्लेज और वोइट्सकार के बीच पूरी बातचीत को सुनते हुए खुद से कहा, शैडो मार्क, इस कौशल का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की छाया पर एक निशान लगा सकते हैं। इस निशान का उपयोग करके आप लक्षित व्यक्ति के स्थान को ट्रैक कर सकते हैं और यदि वे आपसे बहुत दूर नहीं हैं तो उनकी बातचीत भी सुन सकते हैं।
इससे पहले जब वह एसेंस स्प्रिंग में प्रवेश करता था तो वह ब्लेज पर शैडो मार्क कौशल का चुपके से उपयोग करता था क्योंकि उसे पता था कि वे कुछ करने की योजना बना रहे थे। इवान को नहीं पता था कि वे किस इवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ब्लेज और वोइड्सकार बात कर रहे थे उसे देखते हुए वह बता सकता था कि यह निश्चित रूप से कुछ कीमती था। ठीक है, उनकी बातचीत से मैं बता सकता हूं कि यह तथाकथित इवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप तालाब के अंदर है और चूंकि ऐसा ही है। इवान ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह सोच रहा था कि उसने तालाब में प्रवेश करने के बाद क्या किया था। एसेंस स्प्रिंग तालाब विश्वसार की प्रचुर मात्रा से भरा हुआ था और इवान का प्राइमोर्डियल शैडो कोर इसे ब्लैक होल की तरह अवशोषित कर रहा था। यह एसेंस स्प्रिंग मेरे कोर की रैंक बढ़ाने के लिए एसेंस स्टोन माइन से भी बेहतर है, इवान ने कहा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका कोर कितनी तेजी से विश्वसार को अवशोषित कर रहा था। विश्वसार को अवशोषित करते समय उसने अचानक सोचा कि उसने सार पत्थर की खदान में क्या किया था और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके हाथ, जो सार झरने के पानी के अंदर थे, चमक उठे और उनमें से कांटों से भरी बेलें निकल आईं। ऊर्जा भक्षण का उपयोग करके उसने अपनी अवशोषण गति को और भी बढ़ा दिया। विश्वसार को अवशोषित करते समय इवान को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या उसे कुछ मिला? उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और शैडो सेंस कौशल का उपयोग किया। अध्याय 808 स्काईफॉल भाग 3। सार झरने से विश्वसार को अवशोषित करते समय इवान ने कुछ महसूस किया और शैडो सेंस का उपयोग करके अपनी दृष्टि को एक्वा से जोड़ा जिसे उसने पहले सार झरने के तालाब के अंदर छोड़ा था। सार झरने का तालाब कुछ हजार मीटर गहरा था और जितना गहरा कोई जाता है उसके अंदर का विश्वसार उतना ही अव्यवस्थित होता जाता है। तालाब के अंदर गहराई में अव्यवस्थित विश्वसार कोर इवॉल्वर्स के लिए हानिकारक था क्योंकि उनके शरीर और कोर इसके अंदर की अशुद्धियों को संभाल नहीं सकते थे। इवान को तालाब के अंदर गहराई में मौजूद विश्वसार की अराजक प्रकृति के बारे में पता था इससे पहले कि वह एक्वा को तालाब के अंदर भेजे, लेकिन वह उसके बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि सामान्य कोर इवॉल्वर्स के विपरीत एक्वा एक छाया मरे हुए व्यक्ति था और वह अपने विश्वसार का उपयोग करके उसे ठीक कर सकता था, भले ही उसका शरीर तालाब की अराजक ऊर्जाओं से क्षतिग्रस्त हो जाए। शैडो सेंस का उपयोग करके एक्वा के साथ अपनी दृष्टि को जोड़ने पर इवान ने देखा कि एक्वा पहले से ही तालाब के अंदर काफी गहराई में था और उसके चारों ओर का विश्वसार अपने सामान्य नीले रंग के बजाय मैला भूरा रंग का था। तो यह अपरिष्कृत अराजक विश्वसार है जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और सार वसंत तालाब के विश्वसार को फिर से भर देगा जिसे हम अवशोषित कर रहे हैं, इवान ने खुद से कहा क्योंकि वह एक्वा के चारों ओर मैला विश्वसार देख रहा था। थोड़ी देर तक अपरिष्कृत विश्वसार को देखने के बाद उसने एक्वा के शरीर का निरीक्षण किया और पाया कि तालाब के अंदर अपरिष्कृत विश्वसार की विशाल मात्रा के कारण ये दरारों से भरा हुआ था। इसके अलावा एक्वा अभी भी तालाब के तल तक पहुंचने से बहुत दूर था, तो इसीलिए उसने मुझसे संपर्क किया, भले ही वह अभी भी तालाब के तल तक पहुंचने से बहुत दूर है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और एक्वा के शरीर को ठीक करने के लिए अपने विश्वसार का उपयोग किया। जैसे ही इवान ने उसे ठीक किया, एक्वा के शरीर पर दरारें गायब होने लगीं और वह एक बार फिर तालाब में गहराई तक गोता लगाने लगा। चूंकि इवान लगातार उसे ठीक कर रहा था, एक्वा की गोता लगाने की गति बहुत तेज थी क्योंकि उसे अपने शरीर के अराजक विश्वसार द्वारा नष्ट होने की चिंता नहीं थी। ये तालाब वाकई काफी गहरा है, इवान ने मन ही मन सोचा जब 5000 मीटर गोता लगाने के बाद भी एक्वा तालाब की तलहटी तक नहीं पहुंच पाया। तालाब के गहरे क्षेत्र में अराजक दुनिया के सार की मात्रा और भी ज्यादा थी और भले ही इवान लगातार उसे ठीक कर रहा था, लेकिन एक्वा के शरीर पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। कुछ मिनट बाद इवान ने अचानक कुछ देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार, उसने कहा और राहत की सांस ली क्योंकि उसने तालाब के तल को देखा। तालाब के तल पर पहुंचने पर इवान ने देखा कि अराजक दुनिया का सार छोटी छोटी दरारों से बाहर आ रहा था और अराजक दुनिया के सार की सांद्रता अन्य क्षेत्रों की तुलना में तल पर कम से कम 2 गुना अधिक थी। तालाब की सतह के विपरीत, जिसका व्यास 50 मीटर था, तालाब का तल क्षेत्रफल में बहुत बड़ा था। भले ही मैं लगातार उसका उपचार कर रहा हूं, एक्वा यहां अधिकतम 15 मिनट तक रह सकता है, इवान ने बड़बड़ाते हुए एक्वा के शरीर पर दिखाई देने वाली दरारों को देखा, इस तथ्य के बावजूद कि वह बिना रुके उसका उपचार कर रहा था। एक्वा, तालाब के हर कोने को जितनी जल्दी हो सके खोजो और देखो कि क्या तुम इस तथाकथित विकास सार बूंद को पा सकते हो, इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करते हुए एक्वा को आदेश दिया और एक्वा ने तालाब के अंदर हर जगह खोज शुरू कर दी। जब एक्वा तालाब के तल पर खोज कर रहा था तो सार झरने की सतह पर मौजूद परिष्कृत विश्वसार की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी क्योंकि तालाब में प्रवेश करने वाले सभी इवॉल्वर अपनी क्षमता के अनुसार इसे अवशोषित कर रहे थे। अपने कोर की शक्ति के अलावा इवान विश्वसार को अवशोषित करने की गति को बढ़ाने के लिए ऊर्जा भक्षण का भी उपयोग कर रहा था। इस वजह से उसका कोर पहले ही मध्य स्तर रैंक 1 के 45% अंक तक पहुंच चुका था और यह अभी भी तीव्र गति से बढ़ रहा था।
जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि यह सार वसंत लगभग आधे घंटे में भाप से भर जाएगा। इवान ने तालाब की ओर देखते हुए कहा। अचानक उसे एक्वा से एक संकेत मिला और उसने तुरंत एक बार फिर शैडो सेंस का उपयोग किया। क्या तुम्हें कुछ मिला? इवान ने अपनी दृष्टि को एक्वा से जोड़ने के बाद पूछा। इवान की बात सुनकर एक्वा ने तालाब के तल पर मौजूद एक छोटी सी दरार की ओर इशारा किया। इवान ने उस दरार की ओर देखा जिसकी ओर एक्वा इशारा कर रहा था और उसने देखा कि उसके अंदर हीरे की तरह कुछ चमक रहा है। वह क्या है? उसने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बुदबुदाया और एक्वा को इसे बाहर निकालने के लिए कहा। एक्वा ने इवान के आदेश का पालन किया और दरार से चमकती हुई चीज को खोदकर बाहर निकाला। एक्वा द्वारा इसे खोदने के बाद इवान ने देखा कि यह एक छोटा हथेली के आकार का पत्थर था जो गहरे नीले प्रकाश से चमक रहा था। यह एक सार पत्थर जैसा दिखता है, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने एक्वा की आंखों से पत्थर को देखा। हालांकि पत्थर सार पत्थर जैसा दिख रहा था, इवान को यकीन था कि यह निश्चित रूप से कुछ और है, क्योंकि पीक लेवल सार पत्थरों की तुलना भी उस पत्थर से नहीं की जा सकती जो एक्वा ने पाया था। इसे दूर रखो एक्वा, और अपनी खोज जारी रखो। इवान ने एक्वा के तालाब से बाहर आने के बाद पत्थर को देखने का फैसला किया और उसे ब्लेज और वोइड्सकार द्वारा बताए जा रहे एवोल्यूशन सार ड्रॉप की तलाश जारी रखने के लिए कहा। एक्वा ने अपनी खोज जारी रखी और सिर्फ 5 मिनट में उसे तालाब के तल पर 2 और चमकते हुए पत्थर मिले। पहले की तरह उसने पत्थरों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया और एवोल्यूशन सार ड्रॉप की तलाश जारी रखी। इवान अपनी क्षमता के अनुसार विश्व सार को भी अवशोषित कर रहा था और अपनी उच्च अवशोषण गति के कारण उसका कोर मध्य स्तर रैंक 1 के 50% अंक तक पहुंच गया। 50% अंक तक पहुंचने के बाद भी वह रुका नहीं और अधिक विश्व सार को अवशोषित करना जारी रखा। सार को अवशोषित करते समय उसे अचानक एक्वा से एक संदेश मिला। एक्वा का संदेश प्राप्त करने के बाद उसने विश्व सार को अवशोषित करना बंद कर दिया और छाया इंद्रियों का उपयोग किया। जिस क्षण इवान की दृष्टि एक्वा से जुड़ी, उसने अपने सामने कुछ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। अध्याय 809 स्काईफॉल भाग 4। क्या यह एक सीप है? इवान ने अपने सामने चीज को देखकर एक भान उठाए और एक्वा से इसे जांचने के लिए कहा। एक्वा जल्दी से 1 मीटर चौड़ी सीप के सामने आया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ। एक्वा अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद भी सीप को खोलने में सक्षम नहीं था। ये सीप क्या है? इवान ने एक अचंभित स्वर में बड़बड़ाया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक्वा सामान्य दिखने वाले सीप को नहीं खोल पाएगा, भले ही वह एक मध्यम स्तर का रैंक 1 मॉन्स्टर था। ये सीप निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, इवान ने खुद से कहा और एक्वा से कहा कि वह सीप को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख दे और उसे उसके पास ले आए। लेकिन जब एक्वा ने सीप को रिंग के अंदर डालने की कोशिश की तो उसे आश्चर्य हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह इसे रिंग के अंदर नहीं डाल सकता। चूंकि वह सीप को रिंग के अंदर नहीं डाल सकता, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह जीवित है? इवान ने हैरान होकर कहा क्योंकि उसे सीप से कोई जीवन आभा नहीं आ रही थी। एक्वा ने सीप को रिंग के अंदर डाले बिना उठाने और बाहर लाने की कोशिश भी की, लेकिन ये भी बेकार था क्योंकि सीप जमीन से हिली भी नहीं थी। आखिर यह चीज़ क्या है? इवान ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। एक्वा के शरीर पर दरारें बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं और यह स्पष्ट था कि वह वहां लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, भले ही इवान लगातार उसका इलाज कर रहा था। अचानक इवान के दिमाग में एक विचार आया और उसने एक्वा को एक और संदेश भेजा। अपना विश्वसार सीप के अंदर डालो और इसे फिर से खोलने की कोशिश करो। इवान का संदेश पाकर एक्वा ने जल्दी से अपना विश्वसार सीप के अंदर डाल दिया। जब एक्वा ने अपना विश्वसार सीप के अंदर डालना शुरू किया तो इवान ने देखा कि यह एक्वा के विश्वसार को बहुत तेजी से सोख रहा था। जैसे ही एक्वा ने अपना विश्वसार सीप में डालना जारी रखा, सीप हिलने लगा और कुछ सेकंड के बाद वूश, सीप अचानक खुल गया, जिससे बड़ी मात्रा में सफेद भाप निकली जिसे तालाब के अस्त व्यस्त विश्वसार ने तुरंत बहा दिया। इवान को सीप से निकलने वाली भाप की परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी नज़र सीप के अंदर एक छोटी नीली रंग की पानी की बूंद पर थी जो नीले माणिक की तरह चमक रही थी। क्या ये वही एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? इवान ने उत्साह से भरी आवाज में बड़बड़ाया और तुरंत एक्वा को ड्रॉप को दूर रखने का आदेश दिया। हालांकि उसने एक्वा को ड्रॉप को जल्दी से दूर रखने का आदेश दिया था, लेकिन उसे अभी भी वोइड्सकार की यह बात याद थी कि एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप बहुत नाजुक है और अगर ठीक से संभाला नहीं गया तो ये बर्बाद हो जाएगी। इसलिए स्टोरेज रिंग के अंदर ड्रॉप को दूर रखने से पहले उसने एक्वा को इसे एक पोषण बोतल के अंदर इकट्ठा करने के लिए कहा जो तरल पदार्थों को संरक्षित कर सके। एक्वा ने इवान के आदेश का पालन किया और एक खाली पोषण बोतल के अंदर चमकती नीली बूंद को इकट्ठा किया। बोतल के अंदर ड्रॉप को इकट्ठा करने के बाद ही उसने इसे स्टोरेज रिंग के अंदर रखा। ठीक है एक्वा, जल्दी से वापस आओ। एक्वा द्वारा एवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप को इकट्ठा करने के बाद इवान ने तुरंत उसे वापस लौटने का आदेश दिया क्योंकि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच रहा था।
यदि एक्वा तालाब के अंदर और अधिक समय तक रहा और गलती से मर गया, तो इवान को अपने स्टोरेज रिंग को इकट्ठा करने के लिए तालाब के अंदर किसी और को भेजना होगा, जिसमें इवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप और चमकता हुआ क्रिस्टल है जो उसे पहले मिला था। एवा तालाब की सतह की ओर तैरने ही वाला था कि उसे इवान का आदेश मिला, लेकिन इससे पहले कि वह गड़गड़ाहट, तालाब का तल हिलने लगा। इवान अभी भी छाया इंद्रियों का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत असामान्यता को देखा और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास भर गया। एक्वा, जल्दी से भागो! उसने छाया इंद्रियों का उपयोग करते हुए चिल्लाया और एक्वा तुरंत उसकी ओर तैरने लगा। गड़गड़ाहट, दरार, तालाब के तल पर गड़गड़ाहट तेज हो गई और तल पर दरारें दिखाई देने लगीं। दरारों के माध्यम से अव्यवस्थित विश्वसार की एक बड़ी मात्रा बाहर आ गई, जिसने तल को मैले भूरे रंग के सार से भर दिया। अराजकता के बीच दो गहरी पीली आंखें खुलीं और वूश, एक शक्तिशाली आभा बाहर की ओर बही, जिसने अस्त व्यस्त विश्वसार को उड़ा दिया और लगभग 5 मीटर लंबी स्टारफिश की आकृति को प्रकट किया। एक्वा के माध्यम से इवान ने स्टारफिश की आभा को महसूस किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मकबरे की तीसरी परत में रैंक 3 राक्षस क्यों है? इवान ने जोर से शाप दिया और जल्दी से अपना छाया क्लोन बनाया, उसे एक्वा की ओर भेजा, जो उसकी ओर तैर रहा था। रैंक 3 स्टारफिश की आभा बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए एसियन स्प्रिंग तालाब के अंदर अन्य लोगों ने भी इसे स्पष्ट रूप से देखा। लानत है, मैं अभी भी अपने कोर की रैंक को कुछ प्रतिशत तक सुधार सकता था, लेकिन अब मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह, इवान ने जोर से कहा, उन लोगों को देखते हुए जो बिना समझे घबरा रहे थे कि क्या हो रहा था। हालांकि उन्होंने रैंक 3 राक्षस की शक्तिशाली आभा को महसूस किया, फिर भी वे भ्रमित थे क्योंकि वे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके तालाब के अंदर कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ। तालाब के अंदर एक रैंक 3 राक्षस है और वह हमारी ओर आ रहा है। इवान ने घबराए हुए लोगों को चेतावनी दी और तुरंत एसियन स्प्रिंग तालाब से बाहर निकल गया। जब लोगों ने इवान को सुना तो उनके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि उनमें से अधिकांश जानते थे कि वे निश्चित रूप से रैंक 3 राक्षस के सामने मरेंगे। वाह! अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी और एसियन स्प्रिंग तालाब का पानी लहरदार होने लगा। उसी समय एक शक्तिशाली आभा ने आसपास के वातावरण को घेर लिया, जिससे लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। रैंक 3 राक्षस की आभा को महसूस करने के बाद घबराए हुए अन्य लोगों के विपरीत ब्लेज और वोइड्सकार डरे नहीं थे। हालांकि उनके चेहरे पर भाव काफी भद्दे थे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि क्या हो रहा है। किसी ने इवोल्यूशन एसेंस ड्रॉप लिया और गार्जियन को जगा दिया, वोइड्सकार ने गुस्से से भरी आवाज में कहा और इवान की ओर देखा, क्योंकि उसकी नज़र में वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कुछ कर सकता था। जब इवान ने वोइड्सकार की ठंडी निगाहों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसने उसकी तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। उसी समय उसके चारों ओर एक चांदी की रोशनी चमक उठी और वह वहां से गायब हो गया। धमाका! जिस क्षण इवान गायब हुआ, तालाब का पानी उड़ गया और रैंक 3 स्टारफिश उसकी सतह के ऊपर दिखाई दी। अध्याय 810 स्काईफॉल भाग 5। सोल बीकन कौशल का उपयोग करके इवान के गायब होने से कुछ सेकंड पहले एक्वा तालाब की सतह की ओर तैर रहा था, स्टारफिश से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रैंक 3 मॉन्स्टर की भारी आभा के कारण उसकी गति बहुत तेज नहीं थी। अपने कौशल का उपयोग करके सार झरने के पानी को नियंत्रित करने के बावजूद जितनी जल्दी हो सके ऊपर की ओर तैरने के लिए रैंक 3 स्टारफिश तेजी से उसके करीब आ रही थी। इतना ही नहीं, रैंक 3 स्टारफिश की आभा के कारण गहरे क्षेत्रों में मौजूद अव्यवस्थित विश्वसार सतह की ओर उड़ गया और एक्वा उसके अंदर फंस गया। उसके शरीर पर दरारें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थीं और उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। वाह! अचानक उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजी और जब एक्वा ने पीछे देखा तो उसने देखा कि स्टारफिश अपना मुंह चौड़ा करके उसके पास आ रही है। स्टारफिश के मुंह में हजारों छोटे धारदार दांत भरे हुए थे और उसके शरीर से खून की प्यासी आभा निकल रही थी। ये देखते हुए कि स्टारफिश उसे पकड़ने वाली थी, एक्वा ने एसियन स्प्रिंग तालाब के पानी को नियंत्रित किया और उस पर सैकड़ों पानी की गोलियां दागीं। दुर्भाग्य से उनकी शक्ति में बहुत अंतर था और स्टारफिश ने बिना पलक झपकाए ही एक्वा द्वारा दागी गई सभी पानी की गोलियों को निगल लिया। अरे, क्या इस आदमी के पेट में शौचालय है? मेरी सभी पानी की गोलियां उसके मुंह के अंदर गायब हो गईं, जैसे कि उसने उन्हें कहीं बहा दिया हो। एक्वा ने शाप दिया जब उसने देखा कि उसके हमले बेकार थे और स्टारफिश उसे भी निगलने वाली थी। उसने और भी तेजी से सतह की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन उनकी गति में बहुत अंतर था और इससे पहले कि वह सतह तक पहुंच पाता, स्टारफिश अपने मुंह को पूरी तरह से खोले हुए उसके पीछे आ गई और उसे एक ही बार में निगल गई। लानत है! एक्वा ने स्टारफिश के मुंह की चूषण शक्ति का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रैंक 3 राक्षस की शक्तिशाली आभा के तहत वह पूरी तरह से अभिभूत हो गया और उसके मुंह के अंदर गायब हो गया। एक्वा को निगलने के बाद स्टारफिश अपना चौड़ा खुला मुंह बंद करने ही वाली थी, लेकिन ऐसा करने से ठीक पहले काली रोशनी की एक लकीर पानी को चीरती हुई उसके मुंह में घुस गई।
जब कोई चीज उसके मुंह में घुसी तो स्टारफिश हैरान रह गई, लेकिन उसने इसकी बहुत परवाह नहीं की क्योंकि उसके मुंह में घुसने वालों का एकमात्र भाग्य निश्चित मृत्यु थी। चूंकि वह पहले से ही जाग रही थी, इसलिए स्टारफिश ने सार झरने के तालाब में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति को खत्म करने का लक्ष्य रखा, इसलिए वह सतह की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि स्टारफिश तालाब की सतह को तोड़ पाती, उसने महसूस किया कि उसके पेट के अंदर पहले से मौजूद दरियाई घोड़े की उपस्थिति गायब हो गई है। दरियाई घोड़े के अचानक गायब होने से हैरान होकर स्टारफिश ने अपनी चढ़ाई रोक दी। स्टारफिश के पेट के अंदर, जो उसके बाहरी आकार से अजीब तरह से बड़ा था, इवान के छाया क्लोन ने एक्वा को सुरक्षित रूप से अपने छाया भंडारण में संग्रहित करने के बाद राहत की सांस ली और उसका शरीर काले धुएं में विघटित हो गया। जब स्टारफिश ने महसूस किया कि उसके पेट में प्रवेश करने वाले दूसरे व्यक्ति की आभा भी गायब हो गई है, तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन यह निश्चित था कि जिस हिप्पो को उसने पहले फ्लश किया था, वह किसी तरह बच गया था। वाह! स्टारफिश ने गुस्से में दहाड़ लगाई और एक ही गति से तालाब की सतह पर फट गई, जिससे सार झरने का पानी उड़ गया। इस बीच सार झरने के तालाब से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर एक चांदी सफेद रोशनी चमकी और इवान दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला सफेद था और उसकी सांसें उबड़-खाबड़ थीं क्योंकि रैंक 3 राक्षस के दबाव में इतनी दूरी तक टेलीपोर्ट करने से उसका विश्वसार बहुत अधिक मात्रा में खर्च हो गया था। बूम! जिस क्षण इवान वहां दिखाई दिया, उसने दूर से एक जोरदार विस्फोट सुना और शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गईं। दूर से उसने देखा कि वह छोटा पहाड़ जिसे उसने पहले देखा था, धूल में उड़ गया और धरती के चेहरे से गायब हो गया, क्योंकि एसेंट स्प्रिंग तालाब पर लड़ाई छिड़ गई थी। चूंकि वह लगभग 15,000 किलोमीटर दूर था, इसलिए इवान हॉकआई कौशल का उपयोग करने के बाद भी उस लड़ाई को नहीं देख सका जो छिड़ गई थी। हालांकि वह लड़ाई नहीं देख सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वोइड्सकार और ब्लेज के अलावा अन्य लोग स्टारफिश के खिलाफ जीवित नहीं रह पाएंगे यदि वे भागने के बजाय वहां रहने का फैसला करते हैं। एसेंट स्प्रिंग में मौजूद ज्यादातर लोग सिर्फ रैंक 1 कोर इवॉल्वर थे और उनके लिए रैंक 3 मॉन्स्टर का सामना करना असंभव था, भले ही स्टारफिश सिर्फ रैंक 3 के शुरुआती स्तर पर थी। क्या मुझे वहां जाकर देखना चाहिए? इवान ने अपने चेहरे पर एक सोची समझी नज़र के साथ कहा, लेकिन एक पल के बाद उसने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। वे दो लोग निश्चित रूप से किसी भी शीर्ष रैंक 2 इवॉल्वर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, इसलिए अगर मैं वहां जाता हूं और वे मुझे पकड़ लेते हैं तो ये परेशानी भरा होगा। इवान ने खुद से कहा, वोइड्सकार और ब्लेज के बारे में सोचते हुए, और एक शुरुआती स्तर रैंक 2 पवन और बिजली भेड़ को बुलाया। वह भेड़ की पीठ पर बैठ गया और उसे वहां से दूर जाने का आदेश दिया। दहाड़, चीख! जैसे ही पवन और बिजली भीड़ें चलने लगी, इवान ने एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ और एक फीनिक्स की चीख सुनी। उसने भेड़ों की पीठ से पीछे देखा और भले ही वह काफी दूर था, फिर भी उसने सैकड़ों मीटर लंबे गहरे बैंगनी रंग के पश्चिमी ड्रैगन की एक धुंधली छवि देखी जो गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा से ढका हुआ था और एक विशाल अग्नि पक्षी जो धधकती नारंगी लपटों से घिरा हुआ था। जैसा कि मैंने सोचा था, वह आदमी एक ड्रैगन है और मिस सिंपल नेम एक फीनिक्स है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। मुझे आश्चर्य है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो वे किस तरह के चेहरे बनाएंगे, उसने कहा, और हवा और बिजली की भीड़ें वहां से भाग गईं, बैंगनी बिजली का एक निशान पीछे छोड़ते हुए।